मूवमेंट्स मूवमेंट्स एस, ठीक है, बिकॉज देर आर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर, डिफरेंट फॉर्म्स में वो मूव करता है। सारे के सारे वो फॉर्म्स देखने कि वो कैसे और कब क्यों क्या चीज मूव करने लगती है, ठीक है। ओके, जो ओशन वाटर की जो बेसिकली जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ओशन वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। ये तो तुमने देख ली है सारी चीजें, ठीक है। व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर मूविंग द ओशन वाटर? एक तो ओशन वाटर इनकी वजह से मूव कर रहा है, अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, है ना, डेंसर, लाइटर, ठीक है, ऐसे। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून एंड द मूवमेंट ऑफ द विंड्स, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर डूइंग व्हाट? दे आर मूविंग द वाटर। गॉट इट? तो हाउ इज water moving in the oceans? It is because of its physical characteristics and some of the external forces, right? Okay, so now we know that water in the ocean is moving, so it is in motion, ठीक है। उसका मोशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, उसका मोशन वर्टिकल हो सकता है। वाटर का दो टाइप के मूवमेंट। जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात करते हैं तो ओशन करंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, सरफेस सरफेस पे, है ना। सेकंड, जो वेव्स हैं वो भी कैसे मूव करने लग रही हैं? हॉरिजॉन्टली। जो टाइड्स हैं दैट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द वर्टिकल मोशन, बिकॉज वाटर जो है वो पूरा का पूरा ऐसे ऊपर की तरफ राइज करता है और वो फिर पूरा का पूरा जो चीज पहले ऐसे थी वो नीचे चली जाती है, ठीक है। ओके, ओशन करंट्स एंड दी वेव्स ये थे। ओशन करंट्स तुम्हें पता है, इट इज द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। विंड्स तो क्या है? अभी वो इधर मूव कर रही हैं, फिर वो इधर मूव कर रही हैं, वो तो चेंज होती रहेगी ना विद टाइम। तो विंड्स वाला पार्ट तो, ओशन करंट वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मास है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ओशन में। जैसे ये ओयाशियो करंट है, ठीक है ना, इट इज ओयाशियो करंट, ये हमेशा इसी एरिया में ऐसे मूव करेगा। क्रूशियो ऐसे मूव करेगा, अलास्का ऐसे करेगा, कैरेबियन ऐसे करेगा, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, ठीक है, अगलहास, अगलहास बेनगुएला, ब्राजील, पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। सो ऑल दीज करंट्स आर मूविंग लाइक दिस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेव्स क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। वेव ट्रेन्स मूव अहेड एंड नॉट द वाटर, रिमेंबर दिस। वाटर वहीं की वहीं है। मेरा हाथ ऐसे है, मेरा हाथ ऐसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई चीज रख दी, ठीक है। अब मैं पीछे से अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान ले अगर मैं अपने हाथ को यहाँ पर ऐसे मूव करूंगा इसी जगह पर, तो ये चीज तो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, बट हैंड स्टेज एट दैट मोमेंट। वो तो वहीं का वहीं सर्कुलेट कर रहा है ना। मुझे दूर से क्या लगेगा? मुझे ऐसे, ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही मूव कर रहा है, ये वाला पार्ट भी, तो मुझे ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा, तो दैट इज द वेव्स। टाइड्स क्या है? इट इज द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन एंड द सीज, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ बॉल, एक बॉल को इमेजिन करो और फिर उसके आसपास इमेजिन करो ऐसे वाटर। कर लिया? अब ये पूरा का पूरा इमेजिन हो गया। अब एक काम करो कि यू हैव टू थिंक, हो नहीं पाएगा एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ, कि यहां से कोई चीज पुल कर रही है, ठीक है। बॉल का वाटर अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, मतलब जगह को मतलब इस सर्कल को पार नहीं करेगा, ऐसा समझ लो। तो जब ये चीज पुल करेगी तो ये जो इधर वाला वाटर होगा जैसे बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। उठ गया ना? जो इंसान सरफेस पे होगा उसको क्या लगेगा कि वाटर ऐसे ऊपर उठा है ना, उसकी आंखों के सामने तो ऐसे ऊपर उठा है, यहां से ऊपर उठ गया। तो जब ये वाटर ऊपर उठा, अलग से तो कोई वाटर आया नहीं ना, आसपास का जो वाटर था वही इसने ऊपर की तरफ ऐसे खींचा। तो इस एरिया में, इस एरिया का जो इतना वाटर था अब वो इतना रह जाएगा। यहां पर क्या हुआ? हाई टाइड आई, यहां पर वाटर लो टाइड आई, यहां पर वाटर ऐसे नीचे जाता दिखाई देगा, इस एरिया में अर्थ के यहां पर वाटर ऐसे उठता हुआ नजर आएगा,
ठीक है, और ऐसे करके पूरी अर्थ के ऊपर ये सब चीजें चलती रहती हैं। सो दीज आर द थ्री मोशंस ऑफ वाटर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। ठीक है, ओके। उससे पहले तुम ये देखोगे एक बार, दिस इज द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑल्सो फॉर्म्स द वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन वाटर। अभी हमने देखा कि ये टाइड्स है, कि ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, पानी का जो लेवल है, राइट। टाइड्स में टाइड्स में वर्टिकल मोशन है वाटर का। अपवेलिंग और सिंकिंग में भी वर्टिकल मोशन है, अपवेलिंग और सिंकिंग में भी। कोई भी ऐसे विंड मूव करेगी किसी भी एरिया से, वो वहां से वाटर को, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को वहां से पिकअप कर ले जाएगी। ये सब एक साथ होने लग रहा है, इसने यहां से मूव करा और यहां से पानी ऊपर आया, इसलिए तुमको ये जगह खाली थोड़ी ना दिखाई देगी। आर यू गेटिंग इट? ले लिया वाटर? यस सर। इसके ऊपर की एक पट्टी को विंड के साथ ऐसे आगे मूव कर दो, यहां से वाटर अपने आप ऊपर आ जाएगा। यहां से इस वाटर के प्रेशर की वजह से नीचे ऐसे मूव कर जाएगा। तो वो जो ऊपर की तरफ जो वाटर आया है उस एरिया में, दैट इज नोन एज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, किन्हीं जगहों पर वाटर सिंक भी करेगा, नीचे की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो दी वर्टिकल मोशंस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? वेव्स वाले पार्ट को। ठीक है, अब ये जितना दे रखा है, दिस इज अबाउट अ वेव। एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको क्विकली देखने की कोशिश करना कि व्हाट दैट वेव इज। गुड। Waves are actually the energy and not the water which moves across the ocean surface. वो जो मूव जो कर रही है, जो चीज है, जो एक जगह से आगे जा रही है, इट इज द एनर्जी विच इज गोइंग एंड नॉट द वाटर। वेव पार्टिकल्स कैसे ट्रेवल करते हैं? स्मॉल सर्कल्स में पास करते हैं, जैसे वो रेड कलर की वो डॉट मूव कर रही है। विंड causes वेव टू ट्रेवल, एनर्जी इज रिलीज्ड एज द शोर लाइन। ये कोस्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है एंड फाइनली वो जो फोर्स है वो यहां पर आकर कोस्ट वाले एरिया पे लगेगा। एनर्जी इज रिलीज्ड एज द शोर लाइन। ठीक है, वेव अप्रोचेज द बीच, इट स्लोज डाउन। क्यों? क्योंकि वो वेव जो है, देखो मैं वेव को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब ये कोई भी एक पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ गया होगा, फिर ये पार्टिकल नीचे आएगा, फिर ये पार्टिकल यहां पर आएगा, एक ओशन का वाटर पार्टिकल। अगर जब ये इस एरिया को ऐसे याद रखो, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, तो यहां वाला जो पार्टिकल होगा वो अपना पूरा सर्कल ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोस्ट के पास जो शेलो हो गया एरिया है ना, उसकी डेप्थ शेलो होगी। तो वेव अप्रोचेज द बीच, इट स्लोज डाउन बिकॉज देर इज फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स एंड द सी फ्लोर। भाई तुमने ये इमेजिन क्या कर लिया है अभी तक इस चीज को? यहाँ पर लैंड का एरिया है, ये वेव्स ऐसे हैं, यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल था वो पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो फ्रिक्शन होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वेव की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, कोस्ट पर आते आते जब डेप्थ ऑफ द वाटर इज हाफ द वेवलेंथ, द वेव ब्रेक्स। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये वो ऐसे होता है, ये एक वेव है, ये वेव की वेवलेंथ है, ये वेव की क्या है? वेवलेंथ। ये ऐसे जो है, जो इसका क्रेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है इसका? क्रेस्ट वाला। यहां पर एक ओशन वाटर मॉलिक्यूल ऐसे टर्न करेगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है, अगर उस डेप्थ ऑफ वाटर इस हाफ ले लो, कैसे कैलकुलेट होती है? वेवलेंथ की हाफ ले लो। अगर हाफ ऑफ द वेवलेंथ डेप्थ ऑफ वाटर रह गई है तो वो पार्टिकल अच्छे से टर्न नहीं हो पाएगा। तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वेव ब्रेक, की वेव पूरी होना खत्म हो गई। नहीं तो वेव ऐसे आराम से ऐसे ऐसे चल रही थी, ठीक है, जब वो लैंड एरिया कम रह जाएगा तो अच्छे से टर्न नहीं कर पाएगा और उस एरिया में वेव
उसको बोलते हैं वेव ब्रेक। वेव ब्रेक कब करेगी? जब जो वेव है ओशन की, ठीक है, और डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस, इट हैज बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, उस टाइम पे वेव ब्रेक करेगी। वाटर कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। कहीं से वेव शुरू हुई, ठीक है, कहीं से वेव शुरू हुई, तो इस वेव को इस विंड ने क्या प्रोवाइड करी? इस पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करी। तो ये पार्टिकल ऐसे घूमना शुरू हुआ, तो ऐसे वेव बननी शुरू होगी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये और एनर्जी को एक्यूमुलेट करता रहेगा विंड के थ्रू, तो वेव की हाइट साइज क्या होता रहेगा? द वेव विल कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर, ठीक है, जैसे जैसे वो मोर एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। Steep waves are fairly young and are probably formed by the local wind। जो स्टीप वेव्स होंगी, बिल्कुल ऐसे एकदम से कि वो वाटर का पार्टिकल उसमें एकदम से एनर्जी आई है, नहीं तो नॉर्मल ऐसे मूव करने लग रहा था। द वाटर पार्टिकल वॉज लाइंग लाइक दिस। जैसे इसको एकदम से एनर्जी आएगी उस एरिया में थोड़ी सी वेव्स कैसी होंगी? स्टीप वेव्स। तो जो स्टीप वेव्स होती हैं वो मोस्टली आपको कैसी मिलेंगी? वो मतलब अभी अभी बनी होंगी, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट? लोकल विंड्स, ठीक है, लोकल विंड जो आसपास की जो विंड्स चल रही है। स्लो एंड स्टेडी वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। जो ऐसे धीरे 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 जो ऐसे वेव्स बनती हुई आ रही हैं, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड एट फार ऑफ प्लेसेस। नजदीक से लोकल विंड की वजह से बनेंगी तो स्टीप वेव्स बन जाएंगी, and if the waves are slow and steady waves they are formed at far off places। maximum weight height, ये वेव की हम उसकी कोई हाइट ले लेते हैं कि भाई वेव इतनी ऊपर है, इसी चीज को बोला जाता है कि उस वेव की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द विंड पे कौन डिपेंड करता है? वेव की मैक्सिमम हाइट। अगर विंड लंबे समय तक ज्यादा विंड चल रही है तो वेव हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर विंड में ही स्ट्रेंथ नहीं है तो वेव हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होती आएगी। एंड फाइनली जब वो सरफेस के पास कोई वेव पहुंचेगी, जब वो अपना ऐसे पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट नहीं कर सकती, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? वट वी विल कॉल दैट? इट विल बी नोन एज द वेव वेव ब्रेक। ब्रेक। तो तुमने इसमें क्या क्या चीजें देखी हैं, ठीक है। फर्स्ट यू हैव सीन दैट वेव इज बेसिकली एन एनर्जी, ठीक है। वेव पार्टिकल्स स्मॉल सर्कल में ट्रेवल करते हैं। वेव की जो एनर्जी होती है वो शोर लाइन पे रिलीज हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाता। वेव बीच में ब्रेक, लास्ट में जाके ब्रेक कर जाती है जब डेप्थ ऑफ वाटर कितनी रह जाती है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। वेव लेंथ। जब तक उससे ज्यादा है तो वो पार्टिकल पूरा टर्न कर सकता है, ठीक है। वो फिजिक्स वाला एरिया वहां मत जाओ, ओके। वेव्स धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसकी हाइट बढ़ जाएगी। स्टीप वेव्स यंग वेव्स होती हैं। स्लो एंड स्टेडी वेव्स काफी दूर एरियाज में बनी होती हैं। वेव की मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑन द विंड पर। वैसे तो जनरल पॉइंट्स है ना सारे के सारे। तो इफ यू विल सी दीज पॉइंट्स, बाद में तुम्हें पॉइंट्स दिखाई देंगे, तो इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, ठीक है। यस। यस सर। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ये अगेन ये फिजिक्स वाला एरिया आ गया। वैसे तुमको पता है वेव का, वैसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ऐसे मतलब स्ट्रेस मत लेना। वेव का हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज द क्रेस्ट। वेव का लोएस्ट पॉइंट इज नोन एज द ट्रफ। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, ठीक है। वेव हाइट इस पॉइंट से, क्रेस्ट के पॉइंट से टफ के पॉइंट तक
इट इज नोन एज दी वेव हाइट। ये वेव हाइट किस पे डिपेंड करती है? वेव हाइट किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ विंड। पावर Strength ऑफ of the विंड। wave. वेव का एम्पलीट्यूड, ये मीडियन जो लाइन होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दिस इज द एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को डबल कर दो तो तुम्हें वेव हाइट मिल जाएगी। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक है, फाइन। चेस्ट और ट्रफ, ट्रफ इसको टफ से याद रख सकते हो कि जब लाइफ ऐसे डाउन होती है तो कफ टफ होती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना क्रेस्ट कौन सा टफ कौन सा। वेव पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव। वेव पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, पीरियड मतलब टाइम। आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आपने देखा एक वेव ऐसे आई, अब यहां पर एक दूसरा भी तो ये आएगा, क्रेस्ट वाला पोर्शन आएगा। दोनों के बीच में टाइम पीरियड कितना है? ठीक है, तो आपने अपने सामने देखा कि आपके सामने से कैसे गया, गया वो, अब एक दूसरा फॉर्म हुआ, इन दोनों के बीच में कितना टाइम है, दैट इज द वेव पीरियड। पीरियड से इसको याद रखेंगे, पीरियड मतलब टाइम पीरियड। वेव लेंथ ये बता ही दिया था, ये दिस इज द वेव लेंथ। आप इसको ट्रफ से भी मेजर कर सकते हो, सेम आएगा। ठीक है, और जब वेव की जो हाइट है, ओ सॉरी डेप्थ ऑफ वाटर है, वो वेव लेंथ के हाफ हो जाएगी, तो वहां पर वेव ब्रेक हो जाएंगे। वेव स्पीड क्या होती है? रेट एट विच द वेव्स मूव थ्रू द वाटर। ठीक है, ये नोट्स में कैलकुलेट होती है, जैसे जो शिप वगैरह होते हैं उनकी स्पीड भी नोट्स में होती है। तो 1 नॉट इज इज स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, या फिर वो होती है 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये होती है 1 नॉट। ठीक है, तो किसी बोट की स्पीड 22 नॉट्स है, तो 22 नोट्स को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 1 नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूल गेट 22 नोट्स कितना होता है। ठीक है, तो वेव स्पीड किस में कैलकुलेट होती है? नोट्स में। अब देखना ध्यान से, विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। विंड उसको ऐसे पुश करने लग रही है, विंड ऐसे सारे के सारे उसके पार्टिकल्स ऐसे, तो पार्टिकल्स को वो पुश कर रही है विंड। जब वो पार्टिकल पुश होता है तो ग्रेविटी उस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड। जो कोई भी एक पार्टिकल है, इसको विंड ने ऐसे पुश करा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका एग्जाम से कोई वो नहीं है, तो इसलिए तुम जितना इसको अच्छे से याद करोगे उतना बेटर है। ये ऊपर की तरफ ऐसे उठा, ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ पुल कर लिया। जब ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा था, यहां से एक पार्टिकल यहां गया था, और सेम टाइम पे ये वाला पार्टिकल इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ वेव लाइक दिस। ठीक है, तो विंड पुशेस द वाटर बॉडी, ग्रेविटी पुल्स इट डाउन, फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ, जो पहले वाला ट्रफ था, एंड वेव्स मूव टू अ न्यू पोजिशन। एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर इज सर्कुलर। एक्चुअल मोशन कैसा है इसका? वेव, water beneath the waves is, it is circular motion। ठीक है, जस्ट हैव इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पहले मैं इस चीज में वो रहता था कि नहीं नहीं इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वेव्स कैसे चल रही है। क्या करोगे, क्या करोगे, सोचो, करना है कुछ? हम्म, बस तो जाओ समंदर किनारे बैठ जाना, कोई इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइड्स पे आ जाते हैं हम। ओके, पीरियोडिकल टाइड्स, इसको जल्दी जल्दी, इसको इसमें कुछ ऐसा कोई खास वो चीज़ नहीं है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अंडरस्टैंडिंग को एवरेज भी रखोगी और क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो टाइड के रिगार्डिंग ये याद रखना है कि दैट इट इज अ पीरियोडिकल राइज एंड फॉल। ये कोई ऐसे रैंडमली राइज एंड फॉल नहीं कर रहा, बिकॉज
ये किस वजह से मूव होने लग रहा है? बिकॉज ऑफ द मून एंड द सन। ठीक है, और ये दोनों की दोनों इनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल पीरियोडिकल है, समय पर है, दोनों की दोनों। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल इज वेरी पीरियोडिकल। इट कुड हैपन वंस और ट्वाइस अ डे, डिपेंडिंग कौन सा चीज एरिया चल रहा है। मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून। उस चीज को क्या बोलते हैं? टाइड। टाइड्स सर्जिस से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि टाइड्स जो हैं दे आर पीरियोडिकल राइज एंड फॉल। बिल्कुल समय पे पानी राइज करेगा और फॉल करेगा। ठीक है, सर्ज इज मोस्टली इरेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मीटेरोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वजह से जो पानी ऊपर या नीचे होता है, दैट इज नोन एज अ सर्ज। तो सर्ज, नंबर वन थिंग, इट इज नॉट periodical. What is periodical? Tides are periodical rise and fall of sea water. ठीक है, 4 stages in the tidal cycle. पानी नॉर्मल पे है, नॉर्मल से राइज करेगा, राइज से वापस नॉर्मल पे, नॉर्मल से फॉल करेगा वापस नॉर्मल पे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? दिस विल बी नोन एज द टाइडल साइकिल। ठीक है, मैं तेज तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर। The water stops falling, reaching a local minimum called a low tide. पानी ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कहीं तो उठ रहा होगा, लेकिन यहाँ की बात करो, इस एरिया की, पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, वो अपने बिल्कुल मिनिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। इट इज नोन एज लो टाइड। सी लेवल राइजेस ओवर सेवरल आवर्स, कवरिंग द इंटरटाइडल जोन। मिनिमम लेवल से पानी ऐसे ऊपर उठना शुरू होगा ना, धीरे धीरे उठेगा, एकदम से तो नहीं उठेगा, धीरे 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 वो ऐसे ऊपर उठ रहा है। दिस इज नोन एज द इंटरटाइडल जोन। जिस जोन में वो पानी ऊपर नीचे जा रहा है उसको इंटरटाइडल जोन बोलते हैं। जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज नोन एज फ्लो टाइड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो टाइड। जब पानी धीरे 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 जाके अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, दैट इज हाई टाइड। ठीक है, और फिर पानी धीरे 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 करके वापस फॉल करेगा, उसको बोलेंगे एब टाइड। पानी ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, दिस इज फ्लो टाइड। पानी नीचे की तरफ फॉल करने लग रहा है, दिस इज एब टाइड। ऊपर की जब फ्लो टाइड होगा और मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, दैट इज नोन एज हाई टाइड। एब टाइड में जब वो अपने मिनिमम पर पहुंच जाएगा, दैट विल बी नोन एज दी लो टाइड। चारों टर्म्स याद हो गए? फ्लो ऊपर उठना, एब नीचे गिरना, सबसे नीचे लो टाइड, सबसे ऊपर हाई टाइड, बीच वाला एरिया इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में। ठीक है, अब इसको सोच लो, ये मैंने आपको इमेजिन करवाया था। ठीक है, सन एंड मून बोथ आर अट्रैक्टिंग लाइक दिस, बोथ आर अट्रैक्टिंग लाइक दिस, तो ज्यादा जोर लगेगा, है ना? तो जितना भी वाटर है पूरी अर्थ का, वो मोस्टली इस एरिया में बल्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस एरिया में वाटर क्या हो गया? बल्ज हो गया। इस एरिया में क्या आ जाएगा? लो टाइड। और इस एरिया में हाई टाइड आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज ये ऐसे ग्रेविटेशनल पुल लगाने लग रहे हैं, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाने लग रहे हैं। ठीक है, अर्थ इस जैसे कोई भी बॉडी है, कोई यहां से अगर ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो उस पे उस बॉडी पर एक यहां से अपोजिट फोर्स लगता रहता है उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे उसकी, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यूज कभी आता नहीं है फिर वो। ठीक है, अगर मून और सन, देखो ये किस लोकेशन पे है, यहां से मून अट्रैक्ट कर रहा है, यहां से सन अट्रैक्ट कर रहा है। इस वाले केस में तो क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन पे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ज्यादा Yes, अट्रैक्शन sir. होगा। यहां पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, बिकॉज मून और अर्थ का डिस्टेंस, किस पे बात आ गई अब? डिस्टेंस पे बात आ गई। Distance.
साइज पे क्यों बात नहीं आई? क्योंकि कंपेयर टू सन साइज डिस्टेंस भी हद से ज्यादा है, ठीक है। और मून का डिस्टेंस ठीक ठीक है, लेकिन साइज, डिस्टेंस उसका कम है, साइज ठीक ठीक है। तो इसलिए मून का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अब सोच के देखना है, एक चीज नोटिस करना, क्या यहां पर हाई टाइड आ रखा है? यस। यस सर। हाँ, Yes, sir. यहां पर भी हाई टाइड आ रखा है, लेकिन यहां जो हाई Yes, टाइड sir. आए इन दोनों की वजह से आया है, तो ये ज्यादा हाई होगा इन कंपैरिजन टू दिस हाई, क्योंकि ये सिंगल बॉडी की वजह से है और उसके Yes. परपेंडिकुलर कोई दूसरा भी अगर यहां से पानी खींचेगा तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि पानी तो सेम ही है, वो लिमिटेड है वो सारा का सारा, तो ठीक है। तो ये दोनों एक बार Yes. पिक्चर्स को जस्ट कीप देम इन योर माइंड। किसी भी बॉडी पर, ठीक है, एक तरफ से अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता रहता है। तो अगर वो एक तरफ ऐसे फोर्स लगने लग रहा है, दूसरी तरफ भी फोर्स लगने लगेगा, तो दैट्स व्हाई इट गिव्स द बल्ज ऑन दी अदर साइड एज वेल, जबकि वहां पर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसको बस तुम याद रख सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी बॉडी पे बाहर की तरफ लगेगा तो अपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर एक दूसरा फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, मेजर कॉजेज क्या है जिसकी वजह से टाइड्स होती हैं? कॉजेज याद रखने पड़ेंगे फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। कौन कौन सा है? सबसे पहले देखो 3+ के साइन के साथ, विच वन इज द फर्स्ट? Moon's gravitational Moon's pull. gravitational मून्स pull. ग्रेविटेशनल पुल। यस प्रीति। सर एवरेज कितनी हाइट तक टाइड जा सकती है हाई टाइड में? ये डिपेंड करेगा वो एरिया कैसा है जहां पर वो टाइड जा रहे हैं। मेजर कॉजेस, सबसे बड़ा कॉज होता है मून का ग्रेविटेशनल पुल, दूसरे नंबर पे आता है सन का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अच्छा, जो उस ग्रेविटी के काउंटर बैलेंस में जो लगता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस ऑफ ग्रेविटी, टुगेदर द ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल force are responsible for creating the major tidal bulges, ठीक है। एक होगी ये चीज, तो इन दोनों के नेम्स को याद रखना। सेंट्रीफ्यूगल वो ऐसे लगने लग रहा है, इधर सेंटर की तरफ लगने लग रहा था, सेंटर की तरफ जो लगने लग रहा था, इट कैन ऑल्सो बी द ग्रेविटेशनल पुल, वहां पर तो बॉडीज ही प्रेजेंट थी। तो ये दो मेजर फोर्सेस हो गए। टाइड जनरेटिंग फोर्स, एक तरफ से इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज मूविंग, एक तरफ से इट इज द ग्रेविटेशनल पुल। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा दैट इज द टाइड जनरेटिंग फोर्स, ठीक है। बिकॉज दो बोथ, अगर एक मान लो 10 है और दूसरा 5 है, तो टाइड जनरेटिंग फोर्स कितना हो गया? दोनों को माइनस कर देंगे, विल गेट द टाइड जनरेटिंग फोर्स। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट इन वेरी लेमन टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि इट्स नॉट इवन वर्थ टू गो डीप इनसाइड दीज थिंग्स। On the surface of the earth, the horizontal tide generating forces are more important than vertical forces in generating the tidal bulges, ठीक है। क्या समझे इस लाइन से? कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें कि इट इज द वाटर इज लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे इसका लैंड एरिया हो गया, ठीक है, दिस इज द लैंड एरिया, ठीक है। ऑन द सरफेस द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग की वो मूव, अब ये वाटर ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, ये वाटर तो ऊपर की तरफ उठा, बट ऊपर की तरफ उठना मतलब ये वाटर अब जब ऊपर की तरफ उठेगा तो अब ये इस एरिया को भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। यहां पर तो मूवमेंट ऐसी नजर आएगी ना कि पानी इधर आया है, यस या नो? लैंड पे जो ये Yes, इंसान sir. खड़ा होगा, Yes, इसके लिए पानी ऐसे गया या ऐसे गया आया उसकी तरफ, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली विच इज मूविंग, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल फोर्सेस इन जनरेटिंग द टाइडल बल्जेस। तो वो एक तरफ मूव करता है। अगर वैसे दिमाग में रखना चाहो, जस्ट कीप द लाइन इनसाइड योर हेड की, अच्छा एक ऐसी अजीब सी लाइन थी तो यू कैन कीप दैट,
इन दोनों में याद रखना विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस का नाम याद रखना, इन दोनों फोर्सेस का जो बैलेंस निकल कर आता है दैट इज द टाइड जनरेटिंग फोर्स, ठीक है। Tidal bulges on wide continental shelves have greater. Do you remember the continental shelf? ये वाला एरिया याद है तुम्हें? चिली का Yes, जो sir. कोस्ट था, वो वेस्ट, सबसे कम है, हाँ वेस्ट Seven. सुमात्रा का था, साइबेरिया का ज्यादा था, ठीक सबसे है। ज्यादा ज्यादा था 50%. ठीक है। जब मैं वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की बात करता हूँ, इफ वी टॉक अबाउट द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी जो हम साइबेरिया के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार इसके बारे में सोचना कि ये एक लैंड का एरिया है, ठीक है। ये एक लैंड का एरिया है और ये इसके पास ये छोटा सा ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया, मोस्टली ये ऐसे वाटर है, ठीक है। तो जब ये वाटर ऊपर राइज करेगा तो पूरी बॉडी ऐसे राइज कर रही है ना, दिस कंप्लीट मास थोड़ा सा दिखाई देगा, राइज थोड़ा सा दिखाई देगा। इफ ये अगर ऐसे होता तो, अगर ये ऐसे होता, दिस वॉज द लैंड, इसमें क्या है, शेल्फ बड़ा बनाया मैंने इस वाले एरिया में, द शेल्फ इज बिगर। तो जब ये राइज करेगा तो ये पानी को इधर की तरफ पुश करेगा, यहां पर पानी ज्यादा हाइट गेन करेगा, ठीक है। तो टाइडल बल्जेस ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव ग्रेटर हाइट। तो जहां पर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगे वहां पर हाइट ज्यादा गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास नीचे बेस है ना पूरा का पूरा, उस बेस के ऊपर पानी ऐसे राइज करेगा। बाकी वाले में तो वो पूरा का पूरा पानी था तो वो पूरा का पूरा ऊपर जा रहा था, तो बहुत थोड़ा जा पाएगा। जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां होंगे वहां पर इट विल राइज टू ग्रेटर हाइट। एंड आई ट्राई टू यू नो एक्चुअल जो बट यहाँ पे टाइड्स तो की टाइड्स ब्रेक होती है ना, वेव्स, कॉन्टिनेंटल वेव्स वेव्स वेव्स। वेव्स ब्रेक होते हैं। जो टाइड की जो वीडियोस हैं, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दोज वीडियोस, देख के उनको याद कर लेना, बाकी पॉइंट्स और क्वेश्चन पे याद रखना, ठीक है। व्हेन टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशियनिक आइलैंड्स दे बिकम लो। अगर आपको कोई ओशन वगैरह का एरिया है, वहां पर बीच में इसकी एक स्पेसिफिक वीडियो है, ये तो मैं अभी शेयर कर दूंगा कि ये कोई भी ओशन है, बीच में क्या है, इट इज द मिड ओशियनिक आइलैंड, ठीक है। उस एरिया में वो क्या है, जब वो उस एरिया में जो टाइडल बल्ज होगा, जब वो उस एरिया में बीच में इस बैरियर आएगा, ये एक प्रकार से वहां पर टाइड क्या हो जाती है, ब्रेक, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, वहां ज्यादा हाइट पे नहीं जा पाती, दे बिकम लो। द शेप ऑफ द बेस एंड द एस्चुरीज, ये याद है दोनों के दोनों, बेस एंड द एस्चुरीज। यस सर। बे वाला पार्ट तो क्या हो गया, देखो ये वाला जो पार्ट है ऐसे करके, दिस इज द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब मान लो ऐसे करके है और ऐसे करके पूरे लैंड के अंदर पूरा का पूरा ये ऐसे एरिया है, ये लैंड के बिल्कुल अंदर ऐसे चला गया ना, ये बे वाला एरिया नहीं होगा, दिस इज द एरिया ऑफ द एस्चुरी। यहाँ पर फ्रेश वाटर ऐसे आता रहेगा, थोड़ा सा कवर्ड होगा ये एरिया, हल्का सा बंद होगा, थोड़ा सा इनलेट पानी अंदर की तरफ जाता रहेगा, वो एस्चुरी वाला एरिया हो गया। किसी भी बे की या एस्चुरी की जो शेप होगी, कोस्ट लाइन की जो शेप होगी, वो टाइड्स की इंटेंसिटी को मैग्नीफाई कर सकती है। तो अभी जो तुमने पूछा था, जब मैंने बोला कि क्या वो एरिया डूब सकता है, डिपेंड्स ऑन दी वो जगह कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। आई विल शो यू द एग्जांपल ऑफ दिस, पहले एक बार इसको देख लो। व्हेन अ टाइड इज चैनल बिटवीन और इनटू बेज और एस्चुरीज, दे आर नोन एज टाइडल करंट्स। टाइड्स ऑफ बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कोशिया कनाडा। भाई इन दोनों पॉइंट्स को समझना जरूरी है। बेज और एस्चुरीज वाले एरिया में जब टाइड्स अंदर की तरफ मूव करती हैं, पहली बात तो ये जो अंदर की तरफ जो मूव कर रही हैं हम इनको बोलेंगे टाइडल करंट्स। क्या बोलेंगे, टाइडल करंट्स, दीज विल बी नोन एज द टाइडल करंट्स। आई विल शो यू इन द पिक्चर एज वेल, ठीक है।
ये मैग्नीफाई हो जाती हैं इन एरियाज में। मैग्नीफाई होने का मतलब इनकी जो इंटेंसिटी है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है। सी सी दिस एरिया। पहले क्या देखोगे? हाँ, पहले इसको देखो। ये कनाडा का एरिया है, ठीक है। दिस इज द अटलांटिक ओशन। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. अब ध्यान देना, ये वाटर ऊपर की तरफ पुल करेगा। ऊपर की तरफ उठना मतलब ये वाटर अंदर की तरफ, यहां पर जब उठेगा तो ये वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। हम्म, दिखाता हूं कैसे। ये एरिया लैंड का एरिया है, ठीक है। दिस इज वाटर, फाइन। जब यहां पर अब टाइड आएगी और ये वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो ये इस एरिया को फिलअप कर देगा। इस यस एरिया को फिलअप कर देगा। अब इस एरिया को ऊपर से देखो। जब यहां पर टाइड आएगी और ये पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा तो ये पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। करना शुरू करा इस पानी ने अंदर की तरफ मूव। एक एक आधे घंटे की तो बात है नहीं, 6-6 12 12 घंटे तक ये चीज मूव करती है। द वॉटर इज मूविंग इनसाइड लाइक दिस। अब वो पानी अंदर जाना शुरू होगा। अब ये काफी लंबा एरिया है, ठीक है। अब ये जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो ये ऐसे 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 करके अंदर की तरफ जा रहा है, एक 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 करके, ठीक है। इसने ये पानी अंदर की तरफ गया और इसने इस पूरे एरिया को फिलअप कर दिया, ठीक है। हाई टाइड पे फिलअप हो गया। अब लो टाइड लेकर आओ। जब लो टाइड लेकर आओगे तो ये पानी वापस की तरफ ऐसे कम होना शुरू हो जाएगा इस एरिया में। तो अगर तुम्हारी यहाँ पर अगर बोट खड़ी होगी और जब लो टाइड आएगा तो तुम्हारी बोट यहाँ पे नीचे लैंड को टच हो जाएगी। यस और नो? सर. ठीक है। टाइड और वेव दोनों अलग अलग होती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वेव्स जो है वो नहीं, सरफेस की हैं। जैसे वेव जैसे जाती हैं वैसे टाइड्स नहीं जाती, स्लोस लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखो, वेव्स किसी भी पानी के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। वेव किसी भी पानी के ऊपर फॉर्म हो सकते हैं। पानी का राइज पुल होना और डिक्रीज होना वो टाइड है, ठीक है। उसकी वजह से वेव्स फॉर्म हो सकती हैं। यस। अब अगर तुम्हारी बोट यहां पर खड़ी है और यहां पर जब हाई टाइड आएगी तो ये बोट ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जब सर. लो लो टाइड आएगी तो ये पानी वापस बाहर की तरफ भागेगा इस एरिया को, यस सर. क्योंकि ये एरिया ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो तो ये वाला एरिया इतना बड़ा है कि जब ये धीरे 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 पानी वापस आ रहा है ना, तब तक इतना टाइम हो चुका होता है कि अगली हाई टाइड का टाइम हो जाए। तो अगली हाई टाइड के टाइम पे फिर से ये पानी आता है और जो यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा हुआ था जो वापस आना था, ये उसको दोबारा से पुशअप कर देता है, ठीक है। तो ये दोबारा ऊपर की तरफ आ जाता है और भी ज्यादा आ जाता है थोड़ा सा पहले से। तो इस चीज को, जब किसी भी एरिया के अंदर जो वाटर होता है, एक टाइड उस वाटर को लेकर आया, वो पानी अभी बाहर भी नहीं आया था कि सेकंड जो टाइड है वो उस वाटर को पुश करेगा और वहां पर इस चीज को, ये मैंने बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इस वर्ड को याद रखना। दिस इज नोन एज टाइडल रेजोनेंस। अभी मैं इस पे आऊंगा इस वर्ड पे, ठीक है। और तुम्हें धीरे धीरे क्लियर भी होंगे। ये पीछे यहां पर तुम्हें ओशन नजर आ रहा है पूरा का पूरा? हम्म। अरे भाई, ये छोटा सा बिल्कुल हल्की सी एक लाइन है। अगर तुम देखो तो दिस इज द ओशन लाइन, ठीक है। हाँ, दिखता है। वो भरा हुआ एरिया है, ये खाली एरिया है। अब जब वहां से यहां से ऊपर से सन मून इसको, ये पानी को ऊपर उठाएंगे तो ये इस लेवल को क्रॉस करके पानी अंदर भरना शुरू हो जाएगा सारे इस एरिया में। हाँ। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, ठीक है। ये देखो ये कितना पानी, ये बिल्कुल जमीन पे टिका हुआ है। एंड अब ये पूरा का पूरा एरिया भर गया बिकॉज ऑफ द वाटर, ठीक है। एंड जब ये वापस जाएगा तो वो ओशन की तरफ चला जाएगा। ये वाला लो टाइड का एरिया है, ये वाला हाई टाइड का एरिया है। दिस इज द लो टाइड, दिस इज द हाई टाइड। ठीक है। क्या याद रखोगे? कौन से एरिया में होता है? भैया. Canada। बे ऑफ। अब मैं पूरा ही ब्रेक दे हाँ, दूंगा, बस थोड़ा सा और रहेगा ये, ठीक है।
बे ऑफ फंडी, ठीक है। और उस बे ऑफ फंडी में वो वाटर जब ऐसे करके मूव करता है, फिर वो वाटर ऐसे करके वापस आ रहा है, यहाँ से अगली टाइड आ जाती है, ये वापस ऐसे आ रहा था धीरे 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 वाटर, ये इसको आके टकराता है दिस। अब जब ये वापस इसको पुश करेगा तो ये टाइडल रेजोनेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल रेजोनेंस, ठीक है। ये ज्यादातर किस एरिया में नजर आता है, बे ऑफ फंडी में, मंडी। ठीक है। टाइडल रेजोनेंस होने के लिए करना क्या होता है, आपके पास इतना बड़ा एरिया होना चाहिए कि जब तक वो पानी गया और वापस आ रहा है तब तक दूसरी टाइड के आने का टाइम हो सके, ठीक है। तो इट हैज टू गो स्लो लाइक दिस, इट हैज टू कम बैक अगेन। ध्यान दो अपने दिमाग का, है ना, वो थोड़ा सा कमिंग कैपेसिटी बैक बढ़ाओ। को नैन्सी, बोलते हैं क्या? टाइड। स्क्रीन पे से नजर मत हटा दिए इस बार, ठीक है। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूं तुम्हारे लिए। इन ओशिनोग्राफी, गो वर्ड बाय वर्ड। इन ओशिनोग्राफी एक फिनोमिनन होता है टाइडल रेजोनेंस। टाइडल रेजोनेंस आपको कहां देखने को मिलेगा, बे ऑफ फंडी में। कनाडा की किस जगह पर देखने को मिलेगा, नैन्सी, ओनली नैन्सी, ओनली नैन्सी, बैठ, माइक ऑफ कर ले। हम्म, बोलो, बे ऑफ फंडी कहाँ लोकेटेड है, चलो बाकी। सर कनाडा। वो तो है, कनाडा। कनाडा कनाडा। में कहाँ नोवा लोकेटेड है, स्कोशिया। नोवा स्कोशिया। मैं ना मतलब, तू फोकस कर उस पे से, ऐस चल रही है काम उस चीज पे। 2 घंटे भी ढंग से नहीं हुए, थोड़ा सा टेक्निकल चला जाए कोई भी चीज, ऐसे जान निकलने को हो जाएगी। वाई सच अ, दैट लो स्टेमिना रिगार्डिंग द थिंग्स। हाँ, दुनिया 12 घंटे पढ़ के कह रही है मैं 4 और पढ़ लूं, तो टाइडल रेजोनेंस इज अ फिनोमिना। सबसे ज्यादा ये कहाँ दिखाई देगा, बे ऑफ फंडी, विच इज लोकेटेड इन नोवा स्कोशिया, कनाडा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी एक बार पहले प्लीज एक बार इसको याद रख लो। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, हाँ, रिमेंबर दिस पिक्चर। वाटर यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। the time Yes, sir. it the time it takes for a large wave to travel from mouth of the bay to the opposite end, उस जगह की माउथ से लेकर लास्ट तक वो पानी पहुंचे, एंड देन रिफ्लेक्ट बैक। अब वो पानी उसके जाकर ऐसे वहां ऐसे टकरा रहा है, वैसे धीरे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, पानी टकरा गया यहाँ पर, वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगा पानी, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक एंड ट्रेवल टू द माउथ ऑफ बे। ये जितना भी यहां से स्टार्ट होकर वापस आने में जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, कोइंसिडेंटली मैचेस द टाइम फ्रॉम वन हाई टाइड टू द नेक्स्ट। जब तक ये टकरा के पानी वापस आएगा एक हाई टाइड के बाद, तब तक दूसरी हाई टाइड आ जाएगी इस एरिया में। ये अभी एग्जिट भी नहीं हुआ पानी कि नई हाई टाइड आ गई, तो अभी उस एरिया में पानी ऐसे जाकर वापस ही आ रहा था कि यहां से नई टाइड आ गई, ठीक है। क्या ये इस वाटर को ऐसे टकराएगा, विल इट स्मैश इनटू द वाटर, it यस सर। matches the time from one high tide to the this the result of this coincidence of timing is the repeating wave is reinforced by the tidal rhythm। ये न्यू वाटर की है, ये पुराने वाटर की है, ठीक है। अब जब ये वापस जाके ये वापस आएगी, तब तक यहां पर एक दूसरी टाइड आ चुकी होगी, ठीक है, फाइन। तो
धीरे धीरे वो क्या होती है, रिपीटिंग वेव इज री इसको री इन्फोर्समेंट ऑफ द वेव बोलते हैं। उसको तो एनर्जी ही मिली ना उस वेव को, तो बाय द टाइडल एंड कॉन्सिक्वेंटली द वर्ल्ड हाइएस्ट टाइड्स आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आई विल शो यू नाउ हाउ। तुम्हें इसमें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं? कैन यू सी 9 मीटर, 10 मीटर, 11, 12, यू नो, Yes, sir. 14 मीटर, यहाँ तक ये 15 मीटर तक पहुंच जाता है। तो इमेजिन इट लाइक दिस कि वाटर इज मूविंग इनसाइड लाइक दिस, ठीक है, और अब वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। तो वाटर की हाइट 0 मीटर से ऐसे 15 मीटर तक ऊपर पहले वाटर आया, पहले वाटर आया, 5 मीटर तक ऊपर गया था। अभी ये वापस ये वाटर जाएगा, ठीक है, तब तक नया वाटर आ जाएगा, तो इसकी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस बार ये 5 मीटर तक ऊपर नहीं जाएगा, अब इस बार ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगा। ऐसे करके अब ये दोनों मिक्सअप हो गए, ठीक है। इसको टाइडल रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस फिनोमिनन को बोलते हैं टाइडल रेजोनेंस, जहां पर एक टाइड की स्ट्रेंथ पहले वाली टाइड की स्ट्रेंथ के साथ मिल जाती है, एंड नाउ इट गिव्स मोर हायर टाइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और ये यहां पॉसिबल क्यों है? बिकॉज कोइंसिडेंटली एक टाइड को जाकर वापस आने में उस एरिया से उतना ही टाइम लगता है जितना एक हाई टाइड के बाद दूसरी हाई टाइड में आने को लगता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज में ही पॉसिबल है जहां पर इस टाइप की कोई शेप होती है, ठीक है। नहीं तो पानी गया, लो टाइड में वापस आ गया, वो एरिया बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स बेसिकली, ठीक है। तो रिमेंबर द एरिया ऑफ नोवा स्कोशिया which is in Canada, and this is the Bay of Fundy, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे टाइड देख लो, दिस इज द टाइम ऑफ द लो टाइड एंड दिस इज द टाइम ऑफ द हाई टाइड, ठीक है। ये ब्रिस्टल चैनल इज लोकेटेड, ये ग्रेट ब्रिटेन का एरिया है, दिस इज द ब्रिस्टल चैनल, ठीक है। तो इफ यू कैन रिमेंबर दिस एज वेल, यू कैन रिमेंबर बे ऑफ फंडी। टाइडल रेजोनेंस को बस एज अ फिनोमिनन याद रखोगे कि यार इस टाइप का कोई फिनोमिना होता है विच इज नोन एज टाइडल रेजोनेंस, ठीक है। तो टाइड्स ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, दोज आर नोन एज द टाइड करंट्स। करंट्स मतलब मूविंग वाटर, ठीक है। जो वन साइकिल ऑफ टाइड्स होती है वो 24 आवर्स 50 मिनट्स लेता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए। क्यों लेता है? एक तो ये चीज़ याद रखोगे कि वन साइकिल ऑफ टाइड्स टेक्स 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, ठीक है। तो अर्थ ऐसे रोटेट करती है, तब तक मून का भी एक रोटेशन होता है कंप्लीट, फिर उसी एरिया को वापस कैचअप करने के लिए वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता है, और उसी जगह पर वापस आने के लिए जहाँ से उसने शुरू करा था, इट टेक्स 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स। टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, लास्ट टॉपिक है, विल हैव टू फिनिश इट, उसके बाद ऑफ ले लेना, ठीक है। पूरी की पूरी जो टाइडल साइकिल है, जो भी टाइडल साइकिल है, वो हमने पूरी की पूरी वो साइकिल देख ली। उसमें क्या था? हाई टाइड था, और क्या था? लो फ्लो, टाइड। एब, और लो टाइड। ये थी पूरी की पूरी साइकिल, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब हम टाइड्स की बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार उस एरिया में टाइड आ रही है, ठीक है। एक होता है सेमी डिरेनल टाइड, यानी 2 हाई टाइड्स आएंगी, 2 लो टाइड्स आएंगी ईच डे। मतलब पूरी अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी एरियाज होंगे जहां पर 2 हाई टाइड्स आएंगी, 2 लो टाइड आएंगे। एक बार हाई गया, लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। एक हाई आया, फिर लो हो गया, अगला हाई लगभग लगभग उसी हाइट का होगा,
ठीक है, कैसे हो रहा है ये सब? अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ये वाला एरिया सन की वजह से इस जगह पर क्या आ जाएगा, क्या आ गया इस जगह पर, टाइड। यहाँ पर हाई टाइड आ जाएगी सन की वजह बस से। ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर मून है, मून की वजह से इस एरिया में हाई टाइड आ जाएगी। ठीक है, वो धीरे धीरे टर्न करने लग रहा है, ये एरिया जो सन की तरफ था अब वो मून की तरफ आ गया, अब वहां पर भी हाई टाइड आ जाएगी दोबारा से। तो इट कुड, अगर उस जगह पर दो हाई टाइड्स आ रही हैं और साथ साथ दो लो टाइड्स आ रही हैं, तो उस टाइप के टाइड्स को क्या बोलेंगे, सेमी ड्यूरेनल टाइड्स। मतलब एक दिन में दो बार वो हो रहा है। ड्यूरेनल टाइड सिंगल, वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ईच डे। ठीक है, और उनकी सेम ही हाइट होगी टाइड्स की। मिक्स टाइड्स, मिक्स टाइड्स वो होती हैं कि एक बार उस जगह पर टाइड्स आई, मून और सन की वजह से बहुत ज्यादा ऊंची टाइड्स आ गई, हाइयर टाइड्स आ गई। ठीक है, अगली बार मून एंड सन दोनों नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर मून था, तो ये वाली हाई टाइड होगी, हाइट में गैप आ गया वाटर की। तो टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड्स। जिन टाइड्स की एक बार उस जगह पर आई, अगली बार उस जगह पर फिर दोबारा से जो टाइड आएगी उनकी हाइट में वेरिएशन मिलेंगी, तो उन टाइड्स को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड टाइड्स। दीज टाइड्स जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। उस जगह का एरिया भी डिसाइड होगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी डिसाइड होगा, अर्थ मून और सन की पोजीशन डिसाइड करेगी। ऑल थिंग्स विल डिसाइड कि टाइड्स हाई होंगी या ज़्यादा हाइयर होंगी। ठीक है, सेमिरिड ड्यूरेनल होगी या मिक्स टाइड होगी। अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेमी ड्यूरेनल टाइड्स भी आ सकती हैं, ड्यूरेनल भी, और मिक्स टाइड्स भी आ सकती हैं। ठीक है, ज़्यादातर मिक्स टाइड्स किस बट एरिया में सेमी मिलेंगी? ड्यूरेनल, बोलो बोलो। सर जो सेमी ड्यूरेनल टाइड्स हैं वो तो हर जगह ही आती हैं क्योंकि सन और मून तो हर जगह होते हैं, तो ड्यूरेनल और सेमी ड्यूरेनल में कैसे डिफरेंस किया? अगर उस एयर की, तुम क्या कह रहे हो कि इफ डिरेनल में और सेमी डिरेनल में दो टाइम आएंगी या एक हम्म, टाइम आएगी? हाँ। तो अगर किसी जगह पर जहां पर आपको सन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर सन की आपका उसका टाइम पीरियड कम है, सपोज अर्थ ऐसे टिल्टेड है, इसको है ना, मतलब दिमाग में एक वैसा सा एरिया रखना, ये ऐसे अर्थ है, ठीक है, इट इज टिल्टेड लाइक दिस, इस तरफ सन है। ठीक है, ये वाला एरिया जो नीचे वाला जो सदर्न हेमिस्फेयर का एरिया, वहां पर कोई पॉइंट पकड़ लो, ट्रॉपिक्स के बाद बाद का एरिया पकड़ लो। ठीक है, सन की ड्यूरेशन उस टाइम पे कम होगी, उस एरिया में सन की ड्यूरेशन वहां पर कम होगी, और हायर लैटिट्यूड पे चले जाओगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, मून, अब अर्थ ऐसे रोटेट करने लग रही है, मून ऐसे का ऐसे जाने लग रहा है, वो सिंगल सिंगल रोटेशन करने लग रहा है, तो देर विल बी सर्कमस्टांसेस कुछ एरियाज में जहां पर आपके पास मून भी आपको वहां पर प्रॉपरली शो ऑफ हो गया और वहां पर सन भी आपको मिल गया, या दोनों एक साथ भी आ गए। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द एरिया। क्या बोला मैंने, इसको थोड़ा सा साइड में रख, कैसे सोचना, यार मून, सन और अर्थ के रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन इंटरप्ले की वजह से दीज थिंग्स कैन हैपन एट एनी अदर चांस। ठीक है, अब उनके सारे के सारे कॉम्बिनेशंस देखना एंड ये अंडरस्टैंड करना कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ द टाइम। ओके, एक चीज आपको ये याद रखनी है, दीज टू नेम्स, ठीक है, स्प्रिंग टाइड एंड द नीप टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड कब होगा, व्हेन विल बी द स्प्रिंग टाइड हैपनिंग, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, व्हेन ऑल दीज थ्री बॉडीज आर इन द सेम लाइन, तीनों की तीनों सेम लाइन में हैं,
उस टाइम पे स्प्रिंग टाइड्स फॉर्म होंगे। कौन से टाइड्स फॉर्म होंगे? स्प्रिंग टाइड। अगर सन, अर्थ एंड द मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी फॉर्म्ड इज द नीप टाइड। क्योंकि ये तीनों की तीनों एक लाइन में हैं, तो इनका ग्रेविटेशनल पुल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ, मून भी इसी तरफ, जो टाइड्स होंगी वो ज्यादा हाइयर होंगी। टाइड्स जो होंगी वो ज्यादा हाइयर होंगी। इसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। जब सन, अर्थ एंड मून एक दूसरे के ऐसे, ये इधर से पुल करने लग रहा है, ये इधर से पुल कर रहा है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का थोड़ा तो वाटर पुल करेंगे, ठीक है। उस केस में टाइड उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी स्प्रिंग टाइड पे हो सकती है, वहां पर कम रहेंगी। उसको क्या बोलेंगे? नीप टाइड। आपके आंसर के लिए बता दो कि सन और मून एक दूसरे के इंपैक्ट को कट डाउन करेंगे थोड़ा बहुत, तो इतनी बड़ी टाइड्स नहीं हो पाएंगी, इसलिए उन टाइड्स को क्या बोलते हैं? नीप टाइड्स। और जब मून, सन, ये सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल से ज्यादा टाइड्स आती हैं, उन टाइड्स को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फिर टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स तो हाइयर होंगे नीप टाइड से। हाँ ऑफ कोर्स हाइयर होंगे। स्प्रिंग टाइड्स व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों ने कभी क्रॉस कंट्री नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन क्रॉस कंट्री? Yes, sir. यस सर। करिए, और फिर तो Yes, ठीक है। sir. I have यस सर। हमारे स्कूल में ना क्रॉस कंट्री होती थी, ठीक है, सैनिक सर स्कूल में। हर साल होती है। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे थे हम, ऐसे 10-10 साल के, ठीक है, और हमको बोला वेस्ट पहननी है, शॉर्ट्स पहननी है, और तुमको भागना है। मगर ठीक है, थोड़ा सा भागेंगे फिर आ जाएंगे वापस, और क्या होगा, 100 मीटर 200 मीटर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करो 400 मीटर, और क्या, ठीक है। बोले नहीं, तुम्हें 2.5 किलोमीटर भागना है। हम पागल हो गए, किलोमीटर में तो आज तक नहीं भागे हम लोग, ठीक है। तो वो 2.5 किलोमीटर की रेस होती थी, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ जाती थी ना, दैट वी यूज टू गो फ्रॉम 6 to 9 to 12, वो धीरे धीरे वो रेस भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर के एट मैक्स हो जाती थी। तो दैट वॉज द क्रॉस कंट्री, ठीक है। क्रॉस कंट्री को स्टेमिना से ज़्यादा माइंड के रेजिलियंस से जीता जाता था, कि ठीक है यू हैव, कि नहीं यार भागना है, भागना है, कंप्लीट करनी है। तो आई थिंक तुम लोगों की वो मिसिंग है लाइफ से, कुछ लोगों की, है ना, कम चलता है। आ जाओ स्प्रिंग टाइड्स पे वापस आ जाओ, अभी तो 1-2 स्लाइड्स बची हुई हैं। स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड, तुमने देख लिया कि अर्थ, मून एंड सन की पोजीशन के बेस पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइड्स कर सकते हैं, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स कब बताया था? व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जो टाइड की हाइट होगी वो कैसी होगी? इट विल बी हाइयर, इट विल बी हाइयर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सन एंड द मून। हाइट ऑफ द टाइड विल बी हाइयर, दे अकर ट्वाइस अ मंथ, है ना, एक फुल मून के टाइम पे और एक न्यू मून के टाइम पे। यही तो लोकेशन होती है, सन, या तो मून इधर होगा या मून इधर होगा, है ना। ये मंथ में ऐसी घटना कब होती है? 2 बार होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड विल अकर ट्वाइस अ मंथ, ठीक है। नीप टाइड 7 डेज के बाद, ये जो मून है जो बीच में है अर्थ के, ये इधर मूव कर जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। दैट इज व्हेन द नीप टाइड्स हैपन। 7 डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग एंड द नीप टाइड। 7 डेज के बाद मून यहां से यहां, 7 के बाद यहां, 7 के बाद यहां, 7 के बाद यहां, ठीक है। सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सन एंड मून। Forces of sun and moon
काउंटर एक्ट ईच अदर, एक दूसरे के फोर्स को कट डाउन करते हैं. दिस इज व्हाट द नीप टाइड्स आर, दिस इज व्हाट द स्प्रिंग टाइड्स आर. होगी याद कौन कौन सी? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड. नीप टाइड. Side. Right. ठीक है, एक बार इसको देख लो, फिर इसके उसको देखना. ये तुम्हें क्या शो कर रखा? सन, ये न्यू मून का है, ये फुल मून की पोजीशन है. न्यू मून कब होता है? वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है ना. फुल मून तुम्हें कंप्लीट दिखाई देगा. ये फुल मून की पोजीशन है, ये न्यू मून की पोजीशन है, एंड तीनों की तीनों एक साथ है. दिस इज नोन एज द सिज अ जी पोजीशन. सिज अ जी पोजीशन, कौन सी पोजीशन बोलते हैं इसको? सिज अ जी पोजीशन. ठीक है, जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे से ऐसे राइट एंगल पे होंगे, द मून एंड द सन आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, इस पोजीशन को बोलते हैं क्वाड्रेचर. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर. ठीक है, इस टाइम पे कौन से टाइड्स होते हैं? इस टाइम पे कौन से टाइड्स होते हैं? इट इज दी टाइड. Spring tide. स्प्रिंग टाइड्स. एंड क्वाड्रेचर के टाइम पे कौन से टाइड्स होते हैं? इट Neap. इज दी टाइड. नीप टाइड्स. स्प्रिंग टाइड्स टू टाइम्स होंगे, न्यू मून पे और फुल मून पे, Full moon. इन अ मंथ. मंथ में एक न्यू मून होता है, एक फुल मून होता है. ठीक है, सिजिजी पोजीशन द नियरली स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री. अब देखो, ये चीज तो हमको पता था ना, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स, है ना. यूपीएससी वेंट ऑन आस्किंग दीज टू वर्ड्स, सिजिजी एंड क्वाड्रेचर. ठीक है, वो भाग रहा है यूपीएससी आगे की तरफ कि मैं ये दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं. तुम ये स्टार्टिंग का पढ़ते पढ़ते रह जाओगे ना, और वो आगे का नहीं पढ़ोगे, तब भी फेलियर की तरफ है रास्ता सारा का सारा. ठीक है भाई, तो ऐसा ना, मतलब पूरा एनर्जी कैप्सूल खा के बैठा करो तुम लोग पहले तो. ठीक है, तुम्हारा ऐसा डल सा फेस देख के ना मैं बहुत डल हो जाता हूँ. ओके, ये दोनों के दोनों वर्ड्स याद रखना, वर्ड याद रखने जरूरी हैं. बाकी तो जो हमने डिस्कस करा वो सेम ही है. दिस इज देर इज नथिंग मच मोर देन दैट. ठीक है, यहाँ पर अगर तुम नोटिस कर सकते हो, ठीक है, ये छोटा सा जो बल्ज है, ये सन की वजह से है, और ये बड़ा बल्ज मून की वजह से है. ठीक है, दिस इज द लूनर बल्ज एंड दिस इज द सोलर बल्ज. जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये हायर टाइड्स बनाते हैं, विच आर नोन एज व्हाट? द स्प्रिंग टाइड्स. ठीक है, समझ गए? कंजंक्शन इज द टाइम ड्यूरिंग न्यू मून when the sun moon lie on the same side of the earth. ठीक है, कंजंक्शन कौन सा टाइम पीरियड होता है? कंजंक्शन वो टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग द न्यू मून, व्हेन द ड्यूरिंग द न्यू मून, हाँ न्यू मून, ये वाला है ना न्यू मून. सन एंड मून एक तरफ है, ये वाली जो पोजीशन होती है, दिस इज नोन एज व्हाट? कंजंक्शन पोजीशन. तो सिजिजी कंजंक्शन एक सिजिजी का पार्ट होगी. अरे बाबा, स्ट्रेट लाइन में तो Yes, सिजिजी, sir. और दोनों मून बीच में है, यानी न्यू मून का पीरियड है, New moon. तो कंजंक्शन होगी. द अदर सीजीजी कंडीशन, मोस्टली सीजीजी वर्ड किस लिए यूज होता है? इस वाली पोजीशन के लिए यूज होता है. लीनियर. ठीक है, आगे बात समझ में. जनरली सीजीजी स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होता है. इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? कंजक्शन. हाँ, कंजंक्शन. ठीक है, ओके, बाकी तुमने देख लिया, नथिंग मोर. ऐसा सा दिखाई देता है. ये टाइडल रेंज बताई थी, हाई और लो के बीच में. ठीक है, देखो, लो 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 टाइड में, ठीक है, वाटर यहां तक रहेगा. ठीक है, थोड़े से लो टाइड पर यहां आ जाएगा, हाई टाइड पे यहां आ जाएगा, और हाई हाई टाइड पे यहां पर आ जाएगा. हाई हाई टाइड इज व्हाट? दिस इज अ स्प्रिंग टाइड.
ठीक है। स्प्रिंग टाइड में पानी सबसे हाईएस्ट पे भी जाएगा और सबसे लोएस्ट पे भी जाएगा। नीप टाइड में मीडियम हाइट पर जाएगा और मीडियम लो पर जाएगा। गॉट इट? यस सर। यस सर। लो नीप टाइड का जो सॉरी स्प्रिंग टाइड का जो लास्ट पॉइंट है उससे नीचे की जोन को सब टाइडल जोन बोलते हैं। बीच वाली पूरी जोन को, स्प्रिंग की हाई और स्प्रिंग की लो को, इंटर टाइडल जोन बोलते हैं। और स्प्रिंग के बाद वाली जोन को सुप्रा टाइडल जोन बोलते हैं। तो रिमेंबर दीज थ्री जोन्स एज वेल: सुप्रा टाइडल जोन, इंटर टाइडल जोन एंड सब टाइडल जोन। यस ठीक है। ये पोजीशन तो मैं हमने शायद ये पहले भी डिस्कस कर रखी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी पेरिहीलियन नियरेस्ट टू द सन, एपीहीलियन अवे फ्रॉम द सन। ठीक है। और जैसे पेरिहीलियन और एपीहीलियन होती है वैसे ही पेरी जी एंड अपोजी भी होती है। जी बेसिकली इट मीन्स द अर्थ इज एट द सेंटर। पेरी, द मून इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज द अपोजी पोजिशन। तो भाई पेरीहीलियन और एपीहीलियन के साथ पेरी जी और अपोजी भी याद रखना। पी से पास, पास। तो मून पास है और मून बिल्कुल अर्थ से दूर है। उस लोकेशन, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? अपोजी। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस ऑफ द सन अर्थ एंड मून आर सुटेबल फॉर अ स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड होने के लिए सेम लाइन में चाहिए। सेम लाइन का मीनिंग मुझे बताया लगा था। मेरा नेट भी वीक है। सीजीजी पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? सीजीजी, है ना। सीजीजी कंजंक्शन कब होगा? न्यू मून के टाइम पे। सीजीजी अपोजिशन कब होगा? फुल मून के फुल टाइम। मून। फुल मून। मून अगर बीच में आ जाएगा अर्थ के और सन के, ये कौन सी है? सीजी कंजंक्शन। कंजंक्शन। और मून, हम्म। अर्थ और सन, ये कौन सी है? सीजीजी अर्थ बीच में है। अपोजिशन। अपोजिशन। अपोजिशन मतलब मून इधर है, सन इधर है, बीच में अर्थ आ गई, अपोजिशन हो गई ना एक दूसरे के, है ना। पर जैसे लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। हाँ, वो उसमें ही होता है, न्यू मून और उस वाले पे। और क्वाड्रेचर, क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पूरे एक सर्कल अपोजिट। का 25% क्या होता है? इट इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। तो इसलिए इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेचर। तो ऐसे ही याद करने के लिए अपोजिशन, मून और सन दूर अपोजिट में है, बीच में अर्थ है। कंजंक्शन, कंजंक्शन दोनों एक साथ जुड़ गए, मून एंड द सन, अर्थ इस तरफ है। स्प्रिंग टाइड कब आएंगे? सीजीजी की पोजीशन में आएंगे, है ना। सिंपल, है ना। यस सर। तो यस। सारी दुनिया इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये पढ़ के गई थी कि स्प्रिंग टाइड जब एक साथ होते हैं तब आते हैं। उनको यहाँ जाके पता ही नहीं चला कि क्या करूं। कुछ नहीं करना था। यूपीएससी अगर कुछ नया क्वेश्चन पूछेगी भी तो तुमको एक हिंट छोड़ देगी। हिंट क्या था? क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर। कि यार इसमें तो स्प्रिंग क्वाड्रेचर तो टाइड होगा नहीं। क्वाड्रेंट होता है, तो वो तो हो नहीं सकता। और इस दोनों में तो दोनों दे रखे हैं, लेट्स गो विद बोथ होते हैं। अपोजिशन तो उससे थोड़ा सा कनेक्ट कनेक्ट करना जरूरी है। तुम कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। यस। अब मेरे को फटाफट बताते जाना कि किस पेज में तुम क्या स्टडी करा। ये हो गया पेरीहीलियन, एपीहीलियन, पेरीजी, सर। अपोजी, सुपराटाइडल, इंटरटाइडल, सबटाइडल। समझ में आ गया? स्प्रिंग सर। टाइड, हाई हाई टाइड, लो लो टाइड। लो हाई टाइड, लो हाई टाइड मतलब मीडियम सी, ये भी मीडियम, ये नीप होगी। ठीक है। कंजंक्शन और अपोजिशन हमने देख ही लिया। ठीक है। क्वाड्रेचर और सीजीजी हमने देख लिया। यस। स्प्रिंग टाइड कब फॉर्म होती हैं और नीप टाइड कब फॉर्म होती हैं? ठीक है।
तीन टाइप बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, तीन टाइप हो सकती है Yes, दिन sir. में 2 बार, ड्यूरेनल ठीक एक है, बार। एक बार, और मिक्स मिक्स। हाइट की होगी, ठीक है। एक पूरी की पूरी टाइडल साइकिल में अगर एक सिंगल टाइम हो रही है तो 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, 50 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर दैट डिस्टेंस। वीडियो में समझ में आ जाएगा। ब्रिस्टल चैनल को याद रखना कहाँ पर है, इट्स इन ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट, लंदन के पास, ठीक है। बे ऑफ फंडी में क्या देखने को मिलता है, टाइडल रेजोनेंस। Tidal resonance. जब एक टाइडल करंट दूसरे टाइडल करंट को और ज़्यादा पुश करता है और जो टाइड की हाइट होती है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज। टाइडल रेजोनेंस बे ऑफ फंडी में होता है। बे ऑफ फंडी कहाँ लोकेटेड है, Nova कैनेडा। Scotia. नोवा स्कोशिया, कनाडा, कनाडा। ठीक है। टाइडल रेजोनेंस की वजह से या उन एरियाज की वजह से वो Magnify। मैग्नीफाई हो जाती हैं, ठीक है। मेजर कॉजेज क्या थे, मून, सन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब मिला के इन दोनों को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट टाइडल जनरेटिंग फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होता है इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्स इन जनरेटिंग द टाइडल बल्जेस, ठीक है। 4 स्टेजेस होती हैं टाइडल साइकिल में, लो, फ्लो, हाई एंड एब। चारों वर्ड क्लियर है, ओके। टाइड्स का तुमको पता है कौन सी मूवमेंट होती है। टाइड का डिफरेंशिएशन सर्ज से क्या है, सर्ज मीटेरोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, प्लस जो सर्ज होते हैं वो पीरियोडिकल नहीं Periodically होते। नहीं। सर सर्ज में और वेव में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, वेव तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, सर्ज तो पानी का उठना वो है, सर्च वर्टिकल मोशन है वो तो, ठीक है। ये सारे के सारे इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, तो ये तुम आराम से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये हमने देख लिया, वेव एनर्जी होती है, वेव ब्रेक क्या होता है, एब्जॉर्ब करती है, स्ट्रेंथ ऑफ विंड ही वेव की हाइट को डिसाइड करती है, ठीक है। अपवेलिंग और सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर भी वर्टिकल मूवमेंट में काउंट होता है, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया। तो तुमने वेव देख लिया है ना, और टाइड देख लिया, हो गया। बेसिक बेसिक सा समझ में आ गया सभी को, Yes, sir. हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करा दिया ताकि माइंड में ही रहे कि हाँ ऐसा सा कुछ है, हाँ, देखा है ऐसा सा, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ओशन करंट्स हैं, व्हाट आर ओशन करंट्स, इट इज लाइक अ streams of रिवर इन दी rivers। ऑन दी रिवर इन दी ओशन, रिवर की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर डेफिनेट पाथ पे डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फोर्स जो इन करंट्स को चलाता है, प्राइमरी फोर्स कौन से होते हैं, जो पानी को इनिशिएट करते हैं, उसकी उसको पुश करना शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी फोर्स होते हैं जो उस चलती हुई चीज को कंटिन्यू रखते हैं। समझ आ गए दोनों फोर्स। प्राइमरी कौन से, जो उस पानी को स्टार्ट करते हैं मूव करवाना, सेकेंडरी जो उसको हेल्प करते हैं चलने में, Correct. ठीक है। तो ये 2 टाइप के फोर्सेस हो गए। प्राइमरी फोर्सेस कौन से थे, जो चलने में शुरुआत करते हैं, हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी एंड द कोरियोलिस फोर्स। ये आप लर्न करेंगे सारे के सारे। इसमें कुछ ऐसा समझने का तुमको कोई डायरेक्ट रिलेशन ध्यान में दिखाई ऐसा देगा नहीं देगा वो डजेंट मैटर। तुम्हें तो सिंपल इस चीज़ को लर्न कर लो कि ये 4 प्राइमरी फोर्सेस होते हैं, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी एंड द कोरियोलिस फोर्स। करो एक बार इसको याद करो साथ साथ, हो गया। याद है ना प्राइमरी फोर्सेस कौन से होते हैं, विच इनिशिएट इनिशिएट करेगा जो हाँ वाटर के मूवमेंट को। मूवमेंट को, ठीक है, ओके। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये ब्राजील करंट है, ये एंटार्क्टिक या सरकमपोलर करंट है, ये बेंगुएला करंट है। यहां पर अफ्रीका है,
यहाँ पर हेयर इट इज साउथ अमेरिका। और ये कौन सा ओशन हुआ भाई? साउथ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक। ठीक है। अब तुम्हें ये पूरा का पूरा पानी ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, सारा का सारा। ठीक है। ओशन करंट्स के सभी जो भी रिलेटेड ओशन करंट्स हैं, वो उसके पूरे सिस्टम को, द लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व विद लार्ज विंड मूवमेंट्स, इनको बोलते हैं जायर। क्या बोलते हैं? जायर। ठीक है। जायर्स आर कोज्ड बाय कोरियोलिस इफेक्ट। वो जो पानी जो टर्न करने लग रहा है ना, पानी लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होने लग रहा है ना, सारा का सारा, साउथ में। सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है। और इसमें नदर्न हेमिस्फेयर में राइट में डिफ्लेक्ट होने लग रहा है लोकल। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ठीक है। तो इतने सारे ओशन करंट्स का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? जायर्स। कितने जायर्स हैं ऐसे? नॉर्थ अटलांटिक जायर, साउथ अटलांटिक जायर, साउथ पैसिफिक जायर, नॉर्थ पैसिफिक जायर, और इधर इंडियन ओशन का। समझ आ गया? ये सारे मेजर मेजर जायर्स हैं। सर ये एक ही ओशियन करंट है और मतलब अलग अलग जगह है, जब वो जा रहा है तो उसके नाम चेंज हो जाते हाँ, बस वो हैं। नाम चेंज हो रहा है, बट अगर पूरे वोटर को देखोगे, वोटर को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तुम ये तो ना बोल सकते हो कि भाई ये वाला ब्राजील का पानी है और ये वाला साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। चेंज हो। हमने बस उसकी जो उस एरिया की मूवमेंट को नाम दे रखा है। ये पूरा का पूरा जो वाटर ऐसे टर्न करने लग रहा है, दिस इज नोन एज द साउथ अटलांटिक जायर। ठीक है। ओशन करंट्स बेस्ड ऑन द डेप्थ, जो ऊपर ऊपर से वाटर मूव करता है। ठीक है। स्टार्टिंग के, ये मैंने पूरा ओशन ले लिया, 400 मीटर्स तक ये पानी मूव करेगा ऐसे। दीज आर नोन एज सरफेस करंट्स। फिर आएंगे डीप वाटर करंट्स। वो पानी स्टेबल नहीं है एक जगह, वो भी मूव कर रहा है। उनको क्या बोलते हैं? डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स तुमको पता है, विंड वगैरह इन सब चीजों की वजह से मूव कर रहे हैं। डीप वाटर में पानी क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर, इन सब चीजों की वजह से। हम्म। रख लोगे याद इसको? ये हाँ, एक यस सर। सरफेस करंट है ही नहीं कुछ, क्या है सर। भाई? यार ये ओशन करंट है, सरफेस है, डीप वाटर है। सरफेस वाटर, विंड, इन सब की वजह से मूव करेगा। डीप वाटर, डेंसिटी, ग्रेविटी, इनकी वजह से मूव करेगा। कहाँ तुम परेशान हो रहे हो? ये देखो, ये ये कोल्ड जो वाटर हम कैसे। करंट्स पढ़ते हैं फिर वो हाँ, सरफेस करंट्स हैं वो या फिर सरफेस वही करंट्स नीचे की पढ़ते हो। तरफ भी जाते हैं? वो बात नीचे की तरफ भी पानी जाता है, बट हम ऊपर वालों को देखते हैं सिर्फ। ठीक है। वार्म वाटर ऊपर राइज करा, कोल्ड वाटर नीचे की तरफ डेंस में चला गया। ये वार्म वाटर फिर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये पूरी पूरी कोल्ड और वार्म वाटर की मूवमेंट है। ओशन करंट्स एक सरफेस के होते हैं, एक डीप वाटर होते हैं। टेम्परेचर के बेसिस पे कोल्ड करंट हो सकते हैं, वार्म करंट हो सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब उस इमेज को तुम्हें दोबारा से याद करना है, जिस पे वो सारा का सारा था, कौन सा करंट किधर क्या दे रखा था। तो यूल हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है। ये वाली इमेज है, इसमें कोल्ड और वार्म तुम्हें याद रह जाएंगे। ज़्यादा ऐसा इसका इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है। सर ये अलास्का वाला वो क्यों है करंट इतना ऊपर है वो? क्या? अलास्का वाला वो हम्म। है ना? ये ऐसे मूव करने लग रहा है ना अच्छा पानी। इक्वेटर से। हाँ, ये पानी कहाँ से गया है? इधर से ऐसे। ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कैसा है? इट इज अ वार्म करंट। ठीक है। हम लेटिट्यूड्स को देखते हैं कि यार यहाँ पर पानी पहुंच गया, अब तो बस जमा दो उसको कैसे करके तुम, है ना? तो उसको थोड़ा सा लाइट वे में रखो। डोंट होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स लाइक दिस। ज्योग्राफी has evolved as a subject, टीचिंग मेथड्स haven't. फिजिक्स का देखा तुमने कैसे इवोल्व करी है टीचिंग सब्जेक्ट? फिजिक्स एज अ टीचिंग देखा कैसे इवोल्व हुई है?
यू हैव सो मेनी थिंग्स टू शो एंड डू एंड एवरीथिंग। वो मेर ऐसे वैसे, वो ये ऐसे सेंट, सारी चीजें दिखा सकते हैं वो। एक्सपेरिमेंट हम क्या दिखाएं, क्या मतलब क्या करना है, मतलब अर्थ पे पानी को कैसे खींचें बाहर की तरफ, अदर देन सम ऑफ द वीडियोज ऑफ द अर्थ एंड द एनिमेशन। बस यही बचा हुआ है। ठीक है। So we have to recall all the currents. हाँ, यू हैव टू रिकॉल ऑल द करंट्स। ओके। जिस ओशियन भी जगह याद करने पड़ेंगे ओशियन Sufficiency भी is याद not करना, equal to ओशन का क्या है? कि कौन से ओशियन में कौन सा करंट। अरे ये तुम्हें इमेज अभी तक याद नहीं हुई? मैं तो हाँ सोच हो गई, रहा मैं था। बता रही हूँ वैसे, मेरे को अच्छा, तो याद है। बाकी भाई तुम बस पूरा उसका कवर। तो हाँ। इसके साथ तो सीडीएस। और भी बहुत सारे currents है, तो what about those small currents? नो 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 नो, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दोज करंट्स। एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में हाँ, यहाँ भी एक करंट शो करा था ना, उसका नाम बताना। कैंटलिस। एंटिलीज, वेरी गुड। ये वाला कौन सा करंट है? कौन सी आइलैंड से? सर कैरेबियन। कैरेबियन ईस्ट Caribbean. आइलैंड्स। वो वेस्ट कैरेबियन, इंडियन कैरिबियन कैरेबियन। करंट। ठीक है। तो छोटे छोटे उनको दे आर लाइक माइनर प्लेट्स। हाँ, सामने आ जाए तो याद कर लो, नहीं तो छोड़ दो। जिस जगह पर So those who कोल्ड, हाँ थोड़ा सा आगे चलते फिर पूछना। इस जगह पर जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट आपस में मिक्सअप होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिक्सअप होते हैं, तो उस जगह पर व्हाट यू विल फाइंड इज fishing मिक्सिंग ऑफ ground. वार्म एंड कोल्ड करंट। दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। ठीक है, दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो वार्म करंट मेक्स द आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। कोल्ड करंट अबव से न्यूट्रिएंट्स लेकर आ जाता है। कोल्ड जो वाटर है वो नीचे से अपवेल भी होता है, सारे के सारे यस न्यूट्रिएंट्स सर। नीचे से ऊपर की तरफ न्यूट्रिशन। आते हैं। न्यूट्रिएंट्स आगे, और वार्म करंट्स उस एरिया में प्लैंकटन्स ग्रो करते हैं। ठीक है, उन प्लैंकटन्स को और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उन प्लैंकटन्स को खाने के लिए देयर विल बी फिशेस। ठीक है, तो उस जगह पर फिशेस सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दिस इज द क्रूशियो करंट, दिस इज द ओयाशियो करंट। अब जैसे देखो, एक तो तुमको एक दो नाम तो यहीं मिल जाएंगे। ठीक है, चाइना के मेजर कोस्ट पे इट इज़ द लिमैन करंट, या फिर सोया करंट ऑन द अपर साइड ऑफ जापान। ठीक है, सुगारू करंट इज ओवर हेयर, सुशिमा करंट इज ओवर हेयर। ठीक है, बाकी पिक्चर्स में देखते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर कोल्ड करंट ऐसे, वार्म करंट ऐसे, दैट्स वाई दीज एरियाज हैव द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। वाई? बिकॉज वार्म करंट्स is helpful in the growth of planktons, and nutrients are brought by the cold currents. When they get mixed, there is abundant food which is used by the fish. ठीक है, that's why there is huge fish population. ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू गेट ऑल दीज थिंग्स। आइडिया हो गया ना, मेजोरिटी ऑफ द आइडियाज। हाँ, यूपीएससी के लेवल का जो क्वेश्चन आएगा, अगर तुमने बिल्कुल अभी क्लास में तुम्हारा ऐसा कंसंट्रेशन रहा कि अच्छा ये भी याद कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, तो वो सारा का सारा तुम क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज इट। यस सर।